जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होपफुली आप ठीक होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वैसे तो मैं कहता हूँ कि सारे टॉपिक ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये कमों बेश हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो है वो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है और जिसे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो इसकी जो अगर हम बात करें तो इससे पहले रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया तो उसका एटॉमिक मॉडल आया था। उसमें जो मेजर डिफेक्ट्स थे वो यही थे, हमने बात की थी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी जो हमेशा डिक्रीज होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है तो फिर वो न्यूक्लियस के करीब जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाए तो इसका नतीजा ये होता है कि वो न्यूक्लियस में फॉल करता है और उसके फॉल होने से जो एटम हैं ये आमतौर पर कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता। अब ये किस तरह एनर्जी को इवॉल्व या एब्जॉर्ब करता है डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को नील बोहर ने 1913 में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब याद रखिएगा जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है इसकी जो बुनियाद है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है उस बुनियाद पर ये जो है वो यानी ये मॉडल पेश किया गया था। हम अब उस क्वांटम थ्योरी की तरफ तो नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो अलग से टॉपिक, अलग वीडियो है इसकी। तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इस मॉडल में कौन से पोस्टुलेट्स जो हैं वो बोहर्स ने बयान किए थे। याद रखिएगा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मॉडल है ये पूछा जाता है कि किस एटम की बेस पर ये मॉडल डिस्क्राइब किया गया था, तो उसका आंसर आपने याद रखना कि ये हाइड्रोजन एटम जो है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसको बेस बना के जो है वो ये मॉडल जो है वो पेश किया गया था। तो इस मॉडल की दो बेसेस हैं, एक जो है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इसकी बेस है और दूसरी बेस जो है ये हाइड्रोजन एटम है। तो डियर स्टूडेंट्स हम अब इस कंसेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब कहा जाता है कि 1913 में नील बोहर ने ये मॉडल पेश किया था और इट वाज बेस्ड ऑन अ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये भी मैंने आपको शुरू में बता दिया है। और इसके मुताबिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, यानी जो इलेक्ट्रॉन मुसलसल किसी एक ऑर्बिट के अंदर जो है वो मूव कर रहा है तो एनर्जी को वो क्वांटाइज रखता है, फिक्स रखता है। वो एनर्जी को बढ़ाता नहीं है, कम नहीं करता, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होती है, उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है हमेशा, until unless it revolves in that particular shell or orbit or energy level. Dear students, एनर्जी ऑफ ईच शेल या ऑर्बिट इज आल्सो क्वांटाइज। अब डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में क्वांटाइज एनर्जी रखेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो जिस शेल के अंदर चल रहा है उसकी भी क्वांटाइज एनर्जी, यानी उस शेल की क्वांटाइज एनर्जी पहले है, उसने अपनी एनर्जी फिक्स की हुई है, इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप करके वहां पहुंचा है तो उस इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी एनर्जी उतनी ही रखनी है जितनी, अगर इलेक्ट्रॉन कोई जंप करके दूसरे शेल में पहुंचेगा तो उसकी जितनी शेल की एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी वो रख पाएगा, उससे कम या ज़्यादा एनर्जी डियर स्टूडेंट्स वो नहीं रख सकता। उससे कम या ज़्यादा एनर्जी अगर होगी तो उसको अपनी एनर्जी पूरी करनी पड़ेगी, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करना पड़ेगा, फिर वो उस शेल के अंदर अपना सर्वाइव कर सकेगा। डियर स्टूडेंट्स ये तो कुछ बेसिस हैं। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है जो हाइड्रोजन एटम को सिंपल रिप्रेजेंट करती है। इस डायग्राम को अगर हम एक्सप्लेन करें डियर स्टूडेंट्स तो इसमें आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। इस सर्कल को हम फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं और इसको हम आमतौर पर K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट वो E1 है, को उससे रिप्रेजेंट किया जाता है E1 से। फिर सेकंड जो शेल है उसको हम L शेल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सेकंड शेल होता है
L शेल होता है, इसकी एनर्जी E2 होती है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जो थर्ड शेल है जिसको हम M शेल कहते हैं, उसकी एनर्जी E3 है। जो फोर्थ शेल है डियर स्टूडेंट जिसको हम N शेल कहते हैं, उसकी एनर्जी E4 होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम ऑर्बिट से न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे शेल्स में तो एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, एनर्जी इंक्रीज होती है। जब हम न्यूक्लियस के करीब शेल्स में आते हैं तो एनर्जी लेवल डिक्रीज होते हैं ऑर्बिट्स के। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपने डियर स्टूडेंट ध्यान में रखना। एक और बात यहां पर क्लियर कर दूं कि यहां पर जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका भी यहां से, ये क्योंकि सर्कुलर है तो इसका एक रेडियस होगा, इसको हम R1 कहेंगे। सेकंड ऑर्बिट है उसका भी डेफिनेटली रेडियस है, इसको R2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। थर्ड ऑर्बिट है उसका भी रेडियस है, उसको हम R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ ऑर्बिट है उसका भी रेडियस है और इसको हम R4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर एक ऑर्बिट का अपना रेडियस होता है, हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, हर एक ऑर्बिट का जो है वो उसका एक नाम है और हर ऑर्बिट को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसके पास्टुलेट्स जो हैं बोहर्स मॉडल के, उसकी तरफ आते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और इसको देखते हैं जरा। फर्स्ट पास्टुलेट जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट वो ये है, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ टाइनी न्यूक्लियस। बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, हम यहां बात कर चुके हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस R। और इलेक्ट्रॉन जो है या फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस R है, या सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है। तो किसी ना किसी ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और उन ऑर्बिट्स के अपने रेडियस होते हैं। सेकंड पास्टुलेट जो इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल या थ्योरी का है वो ये है, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। हम पहले बात कर चुके हैं कि हर ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी फिक्स है। मिसाल के तौर पर हम ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी की अगर बात करते हैं तो फर्ज करें ये एनर्जी जो है वो 5 जाउल है, फर्ज करते हैं। सेकंड की एनर्जी जो है वो क्या है, 13 जाउल है। फिर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी 20 जाउल है, और फिर हमारे पास आता है जिसकी एनर्जी 25 जाउल है। तो देखिए एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, हमने सपोज किया है। एनर्जी तो वैल्यूज और होती हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हमने ये कहा है कि हर ऑर्बिट जो है उसकी अपनी एनर्जी है, ताकि अगले कंसेप्ट हमें जरा थोड़ा आसान हो जाए। हर एक की अपनी एनर्जी। नंबर 3, as long as electrons evolve in a fixed orbit, it does not gain or lose energy. It emits energy when it jumps from one orbit to another. बात स्टूडेंट्स ये है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर मूव कर रहा है, ये ना एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, ना एनर्जी इसको रिलीज करने की जरूरत है, इमिट करने की जरूरत है। हाँ, ये एनर्जी उस सूरत में इमिट करेगा अगर ये अपने शेल को छोड़ के किसी दूसरे शेल में, तीसरे में, चौथे में, चौथे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में, या डायरेक्ट चौथे से पहले में या तीसरे से पहले में, किसी सूरत अगर वो अपना ऑर्बिट क्या करता है, उसको छोड़ता है, तो फिर वो एनर्जी क्या करेगा, इवॉल्व या एब्जॉर्ब करेगा। अदरवाइज अगर वो अपने ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व कर रहा है तो उसको एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं होती। ये बड़ा आसान कंसेप्ट है। नंबर 4, अब क्वेश्चन ये होता है कि ऑर्बिट जो है वो कितनी एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब करता है। फोर्थ पॉइंट में यही है, एक्सप्लेन किया हुआ है। When it jumps from lower orbit to higher orbit, it absorb energy. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फर्ज करें हमारे पास जो है वो क्या है, पहले ऑर्बिट में है, N1 में है, K शेल में, और ये किसी ऊपर वाले शेल में चला जाता है। फर्ज करें ये तीसरे शेल में चला गया है, दूसरे में चला गया, किसी भी शेल में जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जज्ब करेगा। अब ये कितनी एनर्जी जज्ब करेगा, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसी तरह व्हेन इट जम्प्स, क्या करता है एनर्जी, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट रिलीजेस एनर्जी। अब अगर ये
किसी हायर ऑर्बिट में पड़ा था, जैसे फर्ज करें हमारे पास ये कहां पर पड़ा है जी, इसको फर्ज कर लें यहां पर पड़ा है कहीं पर, और ये यहां पर पड़ा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये हायर से किधर आता है, लोअर की तरफ आता है। तो जब ये हायर से लोअर की तरफ आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, खारिज करेगा। ये तो बड़ा आसान। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब इसने लोअर से हायर में जाना है या हायर से लोअर में आना, हायर से लोअर में जब आएगा तो क्योंकि यहां पर एनर्जी का लेवल क्या था, हाई था, जैसे यहां 20 जॉल है, और जिस शेल में जाना चाह रहा है वहां एनर्जी उसको सिर्फ 5 जॉल चाहिए, तो डेफिनेटली अब ये एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, जितना इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा। अगर ये यहां से ऊपर जाता है, जैसे ये फर्स्ट में है जहां 5 जॉल एनर्जी है, जहां वो उसमें रहा थर्ड में जहां 20 जॉल एनर्जी है, तो अब ये एनर्जी क्योंकि ऊपर इसको ज्यादा चाहिए तो लिहाजा ये अपने सराउंडिंग से अपनी एनर्जी को क्या करेगा, वहां से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इसी तरह इसको हमने यहां पर इक्वेशन में भी लिखा है कि डेल्टा ई, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो बराबर होगा E2, यानी उसमें से जो हायर एनर्जी लेवल है, माइनस E1, उनमें से जो लोअर एनर्जी लेवल है उनका आपने डिफरेंस निकालना है, जो के बराबर होगा H फ्रीक्वेंसी के। और यहां यानी वो एक अलग कंसेप्ट है। H यहां पर क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। ये हमने जो इक्वेशन है ये हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से जो है वो यहां पर ड्राइव करके लिखी है। H यहां पर प्लांक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, 6.63 × 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड है। जबकि जो ये न्यू है ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है, और फ्रीक्वेंसी वो है जो वहां पर एनर्जी की होती है जब वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है आमतौर पर ये वाला सिंबल जो है। अब इसको आसान लफ्जों में ये समझ लेते हैं कि फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन है जो लोअर ऑर्बिट से हायर में जाना चाह रहा है, तो यहां पर हायर जो है डेल्टा ई अगर हम निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास E2 माइनस E1 जो निकलेगा वो ये होगा। E2 हमारे पास हायर एनर्जी लेवल जो है वो 20 जॉल वाला है, माइनस जिससे वो जा रहा है वो 5 जॉल है। तो अब इनका जो डिफरेंस बनता है स्टूडेंट वो 15 जॉल है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 5 से 20 वाले में जाना चाह रहा है तो इसको कितनी एनर्जी यहां से बाहर से लेनी है, 15 जॉल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। यानी दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर जो है वो उसको एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। और सिमिलरली अगर वो हायर लेवल से मसलन 20 वाले से किस में आ रहा है, 5 वाले में आ रहा है, यानी हायर लेवल से लोअर में आ रहा है, तो फिर उसको 15 जॉल एनर्जी क्या करना पड़ेगी, बाहर से उसको रिलीज करना पड़ेगी, क्योंकि वो हायर से लोअर में आ रहा है तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी। और अगर वो लोअर से हायर में जाएगा तो उसको उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आखिरी पोस्टुलेट जो है वो ये है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस शेल के अंदर मूव करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स होगा। अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं mvr से, और वो इक्वल होना चाहिए NH/2π। यहां m जो है ये इलेक्ट्रॉन के मास को रिप्रेजेंट करता है, v जो है उनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो r है ये रेडियस है उस ऑर्बिट का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अब वो जहां मूव करता है। अब बात ये है स्टूडेंट्स कि मोमेंटम का कंसेप्ट हमें पता है कि मोमेंटम आमतौर पर क्या होता है। मोमेंटम हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी जो मूविंग बॉडी है उसका मास और जो उसकी वेलोसिटी होती है उसके प्रोडक्ट को हम आमतौर पर मोमेंटम कहते हैं। लेकिन ये वो मोमेंटम होता है जिसको हम लीनियर फॉर्म में कहते हैं, जब कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। अगर बॉडी जो है वो एंगुलर मूव कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कल में मूव करते हैं, तो जब सर्कल में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उनका मोमेंटम फिर लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, वो मोमेंटम है आमतौर पर एंगुलर होता है। और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि mv के साथ हम r जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो mv r वो मोमेंटम होगा जब कोई बॉडी क्या कर रही होगी, जब कोई बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रही होगी। अगर वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम mv होगा, अगर वो सर्कल में है तो उसका मोमेंटम mv r होगा। और mv r किसके इक्वल होना चाहिए, h। h यहां पर है ऑर्बिट नंबर जो है फर्स्ट ऑर्बिट है,
या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। एच हम बात कर चुके हैं प्लॉन्क्स कांस्टेंट की, और 2 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर इनफैक्ट एम वी आर जो हमेशा वो बराबर होता है एन एच ओवर 2 पाई। अगर डियर स्टूडेंट हम ये यहां देखें तो ये तीनों जो हैं ये एच ओवर 2 पाई ये कांस्टेंट है, और यहां पर जो वेरी करता है फिगर वो हमारे पास n है। n जो है वो वेरी करता जाएगा। n पहले शेल के लिए n1 हम पुट करेंगे, सेकंड शेल के लिए हम n2 की वैल्यू पुट करेंगे, और थर्ड शेल के लिए हम n की 3 वैल्यू पुट करेंगे। बाकी h ओवर 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, ये उसी तरह चलती जाएगी, और इस तरह आपके पास हर शेल का जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकलता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स के पास उतना ही एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए जितना उस शेल का एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये इसके अहम जो है वो पास्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, जिसको हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी समरी बनाते हैं तो समरी हमारे पास ये है कि ये जो मॉडल था ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था, हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड था, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके लिए कहा गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब तक वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एनर्जी उसी सूरत में इमिट या एब्जॉर्ब होती है जब वो अपने शेल्स को छोड़ते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करते हैं। वो कितनी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेंगे, वो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी आपने निकालना है तो उसके लिए आपको दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जीज के डिफरेंस का पता होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के साथ ऑर्बिट्स के अंदर या शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। होपफुली आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, और कोशिश करेंगे कि अब हम एक वीडियो हम बना दें जिसमें हमें ये मालूम हो कि जो बोहर्स का मॉडल था और जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें हमें क्या डिफरेंस नजर आता है। उस डिफरेंस पे इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उस वक्त तक जो है वो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।